हेलो गाइस, माय नेम इज़ धर्मेंद्र पंजवानी और हम हमारे अकाउंटिंग रेशियोज़ वाले चैप्टर पे थे जहां हमने अब तक पढ़ लिया था सॉल्वेंसी रेशियो का फर्स्ट रेशियो डेट इक्विटी रेशियो। अब हम इसके क्वेश्चंस यानी कि जिसके जो इलस्ट्रेशंस हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में, ऑल्दो आई नो कोई एनसीईआरटी यूज़ करता है नहीं, हम इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं जस्ट फॉर मियर अंडरस्टैंडिंग। चलिए पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ ए बी सी एंड को लिमिटेड एज ऑन मार्च 31st 2015 कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो। हमें डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करना है। हमें बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। अब एक बार सबसे पहले हम डेट इक्विटी रेशो को दोबारा देख लेते हैं। डेट इक्विटी रेशो क्या होता है? जो नाम है एग्जैक्टली वही है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी, डेट को हम क्या लिखते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स, शॉर्ट टर्म डेट्स हम शॉर्ट टर्म डेट्स किस में आते हैं? शॉर्ट टर्म डेट्स आते हैं आपके करंट लाइबिलिटी में, ठीक है। और जो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज है उनमें आता है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म यानी 12 महीने से जनरली ज़्यादा के डेट्स, ठीक है। फिर हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं इक्विटी। इक्विटी को और हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं हम? शेयर होल्डर्स फंड बोल सकते हैं। शेयर होल्डर फंड में काफ़ी चीज़ें आती है जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ये सब सारा हमारा क्या होता है? कैपिटल होता है। ये बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। अभी हम क्या कर रहे हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर रहे हैं और अब हम इसमें क्या करेंगे? बैलेंस शीट देखेंगे। अब देखते हैं, डेट अपॉन इक्विटी होता है फॉर्मूला डेट इक्विटी रेशियो का, ठीक है। सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं, शेयर कैपिटल, हाँ सर ये इक्विटी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी इक्विटी है। मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट, डिस्कस किया था शेयर होल्डर्स फंड। अब हम आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज पे, जिसमें सबसे पहले आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ले लेंगे। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ये भी ले लेंगे हम। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी ले लेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आएगा? जैसे कि मान लो इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन बनाया है जो कि पेएबल ही है, वर्कमैन का कोई प्रोविजन है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रेच्युटी का कुछ प्रोविजन बनाया जो कि देना ही है, तो एक तरीके से क्या हो गया? डेट हो गया, ठीक है। अब हमें मिल गए हमारे इक्विटीज़ और लॉन्ग टर्म डेट्स मिल गए। करंट लाइबिलिटीज़ हमारे किसी काम की नहीं है, असेट्स पूरा हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है। इन सब का टोटल कर लेंगे, यह आ जाएगा 5 लाख, ठीक है। यहाँ इन तीनों का टोटल आ जाएगा 15 लाख, ठीक है। और रेशो कितना आ जाएगा? 5 लाख अपॉन 15 लाख, ये आ जाएगा 1/3 यानी कि 0.33/1, ठीक है। 0.33/1, जिसमें हम बोलेंगे कि इट इज़ प्रिटी गुड। ये लो, मैक्सिमम डेट इक्विटी कितना होना चाहिए? 2:1, ठीक है। आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो। वही क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटी है जिसमें शेयर कैपिटल दे रखा है और फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, ठीक है। हम पूरा का पूरा शेयर कैपिटल ले लेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है शेयर कैपिटल में। ये दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरा ले लेंगे, पूरा ले लेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी पूरा ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद दे रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी पूरा ले लेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी पूरा ले लिया जाएगा। इक्विटी इक्विटी इक्विटी, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हम डेट में लेंगे, ओके। एंड नथिंग, वी विल कंसिडर नथिंग देन। असेट्स में से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कर लेते हैं, देखो यहाँ पे टोटल कितना हुआ? यहाँ पे टोटल हो जाएगा 8, 1 और 2 यानी 11, ठीक है। 11 लाख और ऊपर हो जाएगा 1.5 लाख इकलौता डेट, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 0.136/1, ठीक है। अब अब हम आते हैं हमारे सेकेंड रेशो पे, विच इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। अब सबसे बेसिक चीज आप ये समझ गए होंगे कि रेशो के जो नाम है ना, रेशो के नाम जो है ना वही बताते हैं कि क्या रेशो में होगा, यानी क्या न्यूमरेटर में होगा, क्या डिनोमिनेटर में होगा। एक चीज से तो आपको पता लग गया कि इसमें डेट है। और डेट कौन सा होगा? हम हमेशा कौन सा देखेंगे? अगर डेट दिखाया गया है तो लॉन्ग टर्म डेट देखेंगे, ठीक है। सो वन इज लॉन्ग टर्म डेट। द क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। पढ़ते हैं।
The debt to capital employed refers to the ratio of long-term debt to total of external and internal funds. Capital employed or net assets, it is computed as follows. ये क्या बोल रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड वो होता है जो टोटल बताता है इंटरनल फंड्स का और एक्सटर्नल फंड्स का। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल फंड्स क्या होते हैं? इंटरनल फंड्स वो होते हैं जो ओनर है, यानी कि मान लो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं या कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने अपना पैसा लगाया उस बिजनेस में, उसको बोलते हैं इंटरनल फंड्स, ओनर्स का पैसा। एक्सटर्नल फंड्स क्या बोलते हैं? कंपनी ने बैंक से लोन लिया, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे, कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स लिए पब्लिक से, वो होते हैं एक्सटर्नल फंड्स। हमने बाहर से पैसा उठाया है बिजनेस करने के लिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है नेट एसेट। नेट एसेट क्या होता है? जो आपने फंड्स उठाए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक बार नेट एसेट क्या होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि नेट एसेट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी पढ़ते हैं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमें पता ही था यही होगा, यानी डेट न्यूमरेटर में आ जाएगा और कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि देखो ये है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ठीक है। हमने लिख दिया ऊपर डेट और नीचे लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैंने आपको क्या बताया? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इंटरनल फंड्स एंड एक्सटर्नल फंड्स, ठीक है। इंटरनल फंड्स हमारा क्या होता है? इक्विटी होता है, यानी कि हमने ऊपर भी पढ़ा था क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। और एक्सटर्नल फंड्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, करेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन जाएगा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का। पढ़ लेते हैं। Alternatively, it may be taken as net assets which are equal to the total assets minus current liabilities, taking the data of illustration number 7। ये इन्होंने illustration number 7 का डेटा लिया है, बट हाँ पहले मैं आपको सिंप्लीफाई करवा देता हूँ एक बार। हमने पिछली क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, उससे मैं आपको नेट एसेट्स बता देता हूँ। आइए, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था बैलेंस शीट अप्रोच, ठीक है। इसे बैलेंस शीट अप्रोच कहते हैं। नेट एसेट क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मैं यहाँ दूसरे पेन से कर लेता हूँ, बाद में इसको रब कर दूंगा। हम कर रहे थे डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, या फिर सिंपली मैं डेट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमें पता है इक्विटी क्या है। इक्विटी इस केस में है शेयर होल्डर्स फंड। हमें पता है डेट क्या है। डेट इस केस में आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। मान लो इस नॉन करंट लाइबिलिटी में एक ही चीज़ है विच इज़ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। ये दोनों आएंगे, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में ये दोनों चीज़ें आएंगी, करेक्ट। अब एक अप्रोच तो क्या है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ डेट ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दूँ? यहाँ पे लिख दूँ ये और ये दोनों का टोटल डेट प्लस इक्विटी। अब मुझे नहीं पता डेट और इक्विटी कितने हैं, मुझे नहीं पता डेट और इक्विटी कितने हैं। रादर देन डेट इक्विटी की जगह मुझे दे रखा है करंट लाइबिलिटी और टोटल एसेट्स, या फिर मान लो टोटल एसेट्स की जगह दे रखा है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ठीक है। अब मुझे निकालना है डेट और इक्विटी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा? क्वेश्चन में आपको ये चीज़ नहीं देगा, ये चीज़ नहीं देगा। क्वेश्चन में आपको दे देगा ये चीज़, करंट एसेट्स आई मीन नॉन करंट एसेट्स दे देगा, करंट एसेट्स दे देगा, या करंट लाइबिलिटी दे देगा। अब आओ मैं आपको वही फॉर्मूला वाला अप्रोच बताता हूँ, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, ये होता है। अब देखो एक चीज हमने आगे पढ़ी थी, पिछले हमारे लेक्चर्स में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी, ठीक है। यही चीज तो हमने पढ़ी थी। अब इसको हम और तोड़ते हैं। टोटल एसेट्स में क्या दो मेन चीजें आती हैं सर? करंट एसेट्स, मैं एक बार शॉर्ट में ही लिख लेता हूँ। करंट एसेट्स आती है
और नॉन करंट एसेट्स आती है, ठीक है। और टोटल लाइबिलिटीज और इक्विटी में क्या क्या आता है, यहाँ सर आता है करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, यही आता है ना, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड यही तो होता है, इन दोनों का सम ही तो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यानी कि इक्वेशन क्या हो गई, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब मान लो ये चीज आपको क्वेश्चन में नहीं दी, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको क्या दिया है, आपको दिया है करंट एसेट्स, करंट नॉन करंट एसेट्स, या फिर आपको दिया है टोटल एसेट्स, और आपको दिया है कैपिटल सॉरी आपको दिया है करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। आपको तीन चीजें दी हैं, तो क्या आप करंट कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, गॉट इट। इसको आप ऐसे प्रेजेंटेशन में देख लो, टोटल यहाँ पे ये टोटल सेम है, ये टोटल सेम है, ठीक है। ये इसका जो टोटल होगा क्या वो भी टोटल एसेट्स का जो टोटल होगा वो टोटल यही होगा, टोटल लाइबिलिटीज और इक्विटी का, ठीक है। अगर टोटल लाइबिलिटीज और इक्विटीज में हम करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास यही बचेगा? हाँ सर हमारे पास यही बचेगा, शेयर होल्डर्स फंड ही बचेगा, शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट ही बचेगा, ठीक है। आओ अब हम एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 7 देख लेते हैं। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में हमको करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ठीक है। क्या होता है डेट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लिख सकते हैं हम, और इसको डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी लिख सकते हैं। इक्विटी की वैल्यू है हमारे पास 8 लाख, 1 लाख, 2 लाख, डेट की भी वैल्यू है 1,50,000, लिख लेते हैं 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 प्लस कितना होता है 11 लाख है इक्विटी, कितना हुआ ये 1.5 लाख अपॉन 12.5 लाख, इसको कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.12, ठीक है। और मैं आपको दूसरे उससे भी करवा देता हूँ, ये देखो दूसरा हमने क्या निकाला था, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स कितने हुए इसमें, ये देख लो, नॉन करंट एसेट्स हमें दे रखे हैं 11 लाख, ठीक है। करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स हमें दे रखे हैं 1,90,000 और 1,10,000, कितना हुआ ये 3 लैक्स, ठीक है। लिखते जाते हैं हम, नॉन करंट एसेट्स हमारे 11 लाख प्लस करंट एसेट्स है हमारे 3 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज कितनी है 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। 11 और 3 कितना हुआ 14, 14 में से 1.5 माइनस करेंगे कितना आएगा 12.5, और ये देख लो यहाँ पे आ गया 12.5 ऐसे, ठीक है। तो आपको ऊपर ऊपर से ये समझ आ गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ हमारा एक और रेशो होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट रेशो पे, विच इज प्रोप्राइटी रेशो, विच इज प्रोप्राइटरी रेशो, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशो एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप ऑफ प्रोप्राइटर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स को प्रोप्राइटर बोलते हैं, फंड्स टू नेट एसेट्स एंड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, यानी कि क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप ऑफ, यानी किसके बीच में रेशो है, दो इन चीजों के बीच में रेशो है, उन चीजों का रिलेशनशिप है, किसका रिलेशनशिप है, प्रोप्राइटर्स फंड का, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड का किसके साथ रिलेशनशिप है, नेट असेट के साथ रिलेशनशिप है। यानी कि अब आपको चीज पता चल गई है क्या सर, शेयर होल्डर फंड का और नेट असेट का रिलेशनशिप है। अब सिंस, याद करने के लिए बता रहा हूं, सिंस प्रोप्राइटरी नाम है तो प्रोप्राइटरी इज व्हाट, शेयर होल्डर्स,
शेयर होल्डर्स नाम है, आई मीन प्रोप्राइटरी नाम है, तो हम सबसे पहले शेयर होल्डर्स को रखेंगे ऊपर, ठीक है। और किसके साथ रिलेशन है इसका, नेट असेट्स के साथ रिलेशन है, ठीक है। नेट असेट्स के साथ रिलेशन है तो हम अपने क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में किसको रखेंगे, नेट असेट्स को रखेंगे, ठीक है। हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि नेट असेट्स को एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। हम क्या बोलते हैं नेट एसेट्स को, कैपिटल एम्प्लॉयड। जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ना, ये ये नेट एसेट्स का भी सेम फॉर्मूला है, यानी कि दोनों को हम सेम ही चीज बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी इंटरनल और एक्सटर्नल फंड्स कितने एम्प्लॉयड हैं बिजनेस में। और नेट एसेट क्या होता है, नेट एसेट वो होता है कि कितने मेरे एसेट्स हैं टोटल, और उस एसेट्स में से अगर मैं अपनी करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दूं तो मेरा कितनी चीज बचती है, हम मेरी वही बचती है, कितनी बचती है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही बचता है। आओ सर। हम्म ये देखो, प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। एक बार हम सेम क्वेश्चन में सॉल्व करके देखते हैं। प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशो होता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन व्हाट, नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। शेयर होल्डर्स फंड यहाँ पे हमने निकाल रखा है 8 लाख, 1 लाख, 2 लाख, कितना हो गया, ये हो गया 11 लाख, ठीक है। और नेट एसेट हमने निकाला था, कितना था, 12.5 लाख, 12.5 लाख, 12 12.5 लाख, ठीक है। 11 डिवाइड बाई 12.5 विच इज 0.88। देख लेते हैं एक बार सही किया है क्या। नोप, 15 लाख और 20 लाख आ रहा है, आई डोंट नो हाउ। लेट्स जस्ट सी, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा, हाँ, एक्चुअली क्या हुआ है कि मैंने इलेस्ट्रेशन नंबर 8 में कर दिया था सॉल्व, कोई बात नहीं, 8 में भी कर दिया, 7 में भी एक बार कर देते हैं। 0.88 आ रहा है यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशो, ठीक है। सिमिलरली मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो भी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो भी मैंने उसमें ही किया था सॉल्व, इलेस्ट्रेशन 8 में। एक बार इस पे भी कर लेते हैं, आओ। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, पेन दूसरा यूज़ कर लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। आ जाओ आप यहाँ, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ठीक है। डेट यहाँ पे कितना था, डेट यहाँ पे था 5 लाख का, ठीक है। डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट, दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना आएगा, 20 लाख, ठीक है। कितना आ गया, ये आ गया 0.25, 0.25। और यही 20 लाख को अगर हम नेट एसेट के मेथड से निकालें तो कैसे, 25 लाख लिया हमने, 25 लाख में से हमने क्या कर दिया, करंट लाइबिलिटी माइनस कर दिया। करंट लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख हो गई, ये 3,50,000, और ये हो गया 5 लाख। यानी 25 लाख में से अगर मैं 5 लाख माइनस करूँ, कितना आएगा नेट एसेट मेरा, ये आ जाएगा 20 लाख, ये रहा आपका 20 लाख, ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूँ प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो उसमें क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन नेट एसेट आता है। शेयर होल्डर्स फंड हमने ऊपर निकाला था, कितना है, 12 लाख, 2 लाख और 1 लाख, विच इज 15 लाख, ठीक है। और नेट एसेट हमारा कितना है, नेट एसेट अभी यहाँ पे निकाला नहीं, ये रहा 20 लाख, कितना आया, 15/15 डिवाइडेड बाय 20 विच इज 0.75। एक बार चेक कर लेते हैं, दोनों का ही चेक कर लेते हैं। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड चेक कर लेते हैं, ये देखो 0.75, ठीक है। हमारा भी क्या था, पॉइंट, एक सेकेंड, 0.75, वेट 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 वेट, ये रहा, हाँ ये रहा 0.25, ठीक है। और ये आ रहा है प्रोप्राइटरी रेशो 0.75, हमारा क्या था, 0.75 ही था, ये रहा 0.75, ठीक है। यहाँ हमारा होता है प्रोप्राइटरी रेशो भी कंप्लीट, गॉट इट। यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस आप खुद पढ़ लेना, ज़्यादा इतना है नहीं इसका सिग्निफिकेंस। टोटल एसेट टू डेट रेशो से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टिल देन गुड बाय।